जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जैसे आपको अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के नक्शे पे गुलशन विहार मिल गया था आने के लिए? जी, बिल्कुल, 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 यहाँ से पुराना याराना है। अच्छा। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप आई यहाँ पे अपनी यादें शेयर करने के लिए हाँ, और जो बड़ा बुनियादी मकसद था आपको बुलाने का, वो ये था कि जो बुज़ुर्ग थे हमारे, जिनकी यादें हम भूलते जा रहे हैं और आज पछताते हैं कि उनके बारे में हमारे पास कुछ नहीं है अपनी अगली नस्लों को देने के लिए। तो शुरू होता है सिलसिला अपने बुज़ुर्गों से। और आपके जो दादियाल हैं, उससे तो मैं अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, आपके चचा, ताया, अब्बा जितने भी हैं, उनकी सबकी बातें होंगी, कुछ बातें तो पहले हो चुकी हैं, मॉविज़ के इंटरव्यू हो चुकी हैं, बात लेकिन कुछ आपसे होगा। तो पहले तो आप अपना ख़ानदानी से स्टार्ट बताइए क्या यादें आपकी वाबस्ता है अपने बुज़ुर्गों के साथ, जो आप चाहेंगे कि आज से 20 साल बाद भी जो नस्ल हो, वो सुने कि हमारे बुज़ुर्ग ऐसे होते थे? बहुत शुक्रिया तसीम भाई आपने ऑनर दिया और इस बात का मौका दिया कि अ, कुछ दिल की बातें भी की जा बिल्कुल, सके। बिल्कुल। मेरे ख़ानदान का हवाला ये है कि सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं कोई शक और सिवाय एहतराम के और कुछ नहीं। सिवाय अ, एक यकजहती के और कुछ भी नहीं। ये मेरे ख़ानदान का हवाला है ददियाल का और कम से कम माज़ी ननियाल तो का। यकीनन ऐसा था। हाँ, नहीं यकीनी अभी तौर भी पे है, जी, इसलिए कि जी। प्रायोरिटीज़ हम खुद डिफ़ाइन करते जी, हैं ना बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको भी मालूम है और हमें भी पता है कि आपके और मेरे बुज़ुर्गों की प्रायोरिटी जो थी वो ख़ानदान था। बिल्कुल। और उनके लिए ना उनके लिए उनकी औलाद थी, ना उनके लिए उनका कोई और काम था, ना पेशा था, ना कुछ था। उनके लिए उनका ख़ानदान सबसे अहम था। और यही वजह है कि खुशी का वक़्त हो या तकलीफ़ का दौर हो, तो ख़ानदान एकजुट होके नज़र आता था। और इन्हीं यादों के साथ जो है वो हम लोग सारे परवान चढ़े। हमें याद है हमारी जो छुट्टियाँ होती थी ना वो पापोश में गुज़रती थी एज़ यूजुअल सबकी। अच्छा चूँकि मेरी पैदाइश भी पापोश की है तो लिहाज़ा पापोश के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक आपका घर वहाँ पर मौजूद तो वो सिर्फ़ पापोश से या नाज़ामात नंबर 1 से भी ताल्लुक था जी, आपका घर? बिल्कुल नाज़िमाबाद, बड़ी फुप्पो अगर भई छुट्टियाँ भई ऐसा कैसे हो सकता था कि बड़ी हाँ, छुट्टियाँ हो और हम बड़ी फुप्पो के घर ना जाएँ। हाँ। और ऐसा भी मुमकिन नहीं होता था तस्लीम भाई कि हफ़्ते में कोई हफ़्ता हमारा ऐसा गुज़रा हो जहाँ जहाँ हम अपने ददियाल के अंदर ना मौजूद कोई हों शक ना, नहीं इसमें। इसमें जी, इसमें जी। कोई शक नहीं है। अब्बू-अम्मी लेकर और सबसे बढ़कर ना अब्बू अब्बू से ज़्यादा मैं अम्मी को क्रेडिट देती हूँ इस जी, 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 मामले जी। में ना। जी। अम्मी ने जिस तरीके से ख़ानदान को जोड़ के रखा, हमें उनकी हैसियत, अहमियत का अंदाज़ा हुँ। दिलाती रहीं, वो बड़ी बात है ना क्योंकि जी। अमूमन हमारे ख़ानदानों में ना वो इंटरनल मैरेजेज़ जी, वो जी, जी, ज़्यादा जी, जी। हैं। हाँ। अम्मी वाज़ फ्रॉम आउटसाइड तो हाँ, तो लेकिन अम्मी ने ना कभी हमें ये महसूस होने दिया कि कहीं कोई दूरी है बल्कि हमेशा प्रेफ़रेंस दी। और मुझे जितनी भी अम्मी की याद मौजूद है, मुझे याद है कि अम्मी हर रोज़ हर माशा रोज़ बिला नागा अम्मी टेलीफ़ोन पर होती थी अच्छा, और किसी न किसी के साथ मुस्तकिल राब्ते में होती थी। सही, ऐसा सही। मुमकिन नहीं है अच्छा उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा या बड़ा, यही हाल जो था वो जिनको सब हकीम ताया कहते हैं, हमारे लिए वो डॉक्टर डॉक्टर अब्बा थे, डॉक्टर हमारे अब्बा लिए डॉक्टर अब्बा थे। और हमारे डॉ की इमामों के जी, हाँ, जी, जी। बिल्कुल, तो डॉक्टर अब्बा भी यही यही थे। उनको भी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर ना कभी किसी छोटे को वो देखा कि भई कोई छोटा है तो वो उसके पास नहीं पहुँच रहा है या कोई वो उनके बराबर का है। मैंने उनको ये बस यही देखा वो और बड़ी अम्मा। और कहीं कोई रात को भी बात हो वो अपनी एक बाइक ली हाँ, और नहीं वो वहाँ पर पहुँच जाया और बड़ा करते थे। रूटीन था हकीम मामू की आपके डॉक्टर अब्बा का, कि वो बाकायदा उनको मालूम था कि किस दिन मुझे ससुराल की साइड जाना है, किस दिन मुझे अपने वो रिश्तेदारों से जाना है और घर बंधे हुए थे, हर जगह अच्छा जाना उसके आगे मिलना। अलावा एक तो ये तो वो तो रूटीन था, एक हुँ, रूटीन के अलावा था। हुँ, एक हुँ, रूटीन के अलावा चीज़ें थी, चूँकि अच्छा हमारा और डॉक्टर अब्बा का जो नेबरहुड है वो एक साथ था, वो हुँ, सऊदाबाद में हम मॉडल कॉलोनी के अंदर हुँ। और लेकिन जब भी हम वहाँ नॉर्थ आज़माबाद में भी जब भी रहे, तब भी डॉक्टर अब्बा मुस्तकिल हमारे वो साथ होते थे और यही हाल अब्बू का भी होता था, अब्बू भी हर जगह पर लेकर पहुँचते थे। अब तो मैं सोचती हूँ और तो अपने आप को कहती हूँ कि भई हम एक ऐसे झंझट में शायद फँस गए हैं कि जिसकी वज़ह से हम आ नहीं जा पा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं।
ये वाली सूरत हाल है। ऐसे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा ये कि मुझे मालूम है कि आपका भी कोई अपने डॉक्टर अब्बा से भी कोई बड़ा जज्बाती से लगाव है, और शायद आप बाबा कहती थी उनको, जिनको हम बड़े मामू कहते जी हैं। बाबा, जी, जब बाबा। सब यूसुफ। ज़रा वो जो दम रुखसत था वो ज़रा बताइए थोड़ा-सा। बस मुझे बहुत तेज़ बुखार था, तकरीबन कोई 104 से ऊपर मुझे बुखार था, और अम्मी बताती हैं कि मुझे शिवरिंग के साथ मुझे जो है वो झटके शायद आ रहे थे। तो अम्मी ने दवा दी, लेकिन वो बुखार वो नहीं उतर रहा था। बाबा का और हमारा हमसारों का इतना गहरा ताल्लुक था, खुसूसन बाबा का और मेरा तो इतना मोहब्बत वाला रिश्ता हम था, बात कर रहे हैं यूसुफ मामू की। जी हाँ। इतना मोहब्बत करने वाला रिश्ता था कि जब बाबा आते थे तो बाबा के पास एक पोटली होती थी, उसके अंदर जो है वो नारियल होता था, उसमें सौंफ होती थी। तो वो बाबा आके हमारे यहाँ आके ना अमूमन सो जाया करते थे। जब सो जाया करते थे ना तो हम दोनों तीनों जाके उसमें से खाया कर बाबा वो मेरा मतलब सियासतदान बनने की तो आपकी माशाल्लाह बचपन से आपके अंदर ख़ासियत मौजूद थी हाँ, कि कैसे खाना है। हालाँकि अभी मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं बेकार हूँ। लेकिन ये था कि उनसे उनकी मोहब्बत का लेवल ही कुछ और था, बिल्कुल ही कुछ और था। मुझे वो ये है कि मेरी अच्छा, मुझे याद है क्लास 8 में उनके पास एक छोटी-सी भी कोई होती थी डिबिया, उसमें भी वो नारियल-वारियल भून के मैं रखते। उसी की बात कर रही हूँ। वो असल में हाँ। आप वो डिबिया की बात कर रहे हैं, हमें पोटली याद है। अच्छा। हाँ, हमें पोटली हमारी याद तो है। साहिब वो डिबिया तक थी, और भुने हुए नारियल हमें बड़े पसंद थे। तो बाबा मुझे याद है मेरी 8th के अंदर मेरी पहली पोज़ीशन आई थी। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। तो जब हम छोटे ही थे जब बाबा की डेथ हुई है, मेरे ख़्याल से मैं मैट्रिक के अंदर थी, फर्स्ट ईयर में आई थी। तो मेरी फर्स्ट पोज़ीशन आई थी, और बाबा इतने खुश थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाबा मिठाई लेकर आए, बाबा मिठाई लेकर आके ना सिर्फ़ उन्होंने हमें तो दी, बाबा ने जो है वो अम्मी को बुला के कहा कि बाकायदा बना-बना के उन्होंने कहा जाओ ये जाके पूरे मोहल्ले में बाँटो। अच्छा। हाँ, तो अम्मी ने फिर वो बराबर वाला लड़का था और इब्राहिम को जो है उन्होंने दिया, और वो जाके बाबा ने सबको बँटवाई, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है यही वाली बात है कि जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसमें बुखार बहुत तेज़ था, तो बाबा पैनिक हो गए। ही बिकेम पैनिक, उन्होंने कहा ये इसको क्या हो रहा है? ही थॉट कि यानी कि मुझे फिट्स आने लगे थे, तो बाबा ने कहा पता नहीं शायद खुदा ना करे खत्म हो रही है, क्या हो रहा है? तो बाबा ने मुझे गोद में उठा लिया। अच्छा। अच्छा, गोद में उठा लिया तो मुझे बस इतना याद है कि मुझे गुनूदगी के आलम में मुझे ये मैं बाबा को कह रही हूँ बाबा मुझे उतारे, बाबा उतारे, बाबा। तो बाय द टाइम वो डॉक्टर अब्बा के यहाँ मुझे लेकर पहुँचे तो डेफिनिटली वो इट टूक अ टोल ऑन हिम। ये वाली सिचुएशन। उन्होंने आपका हाथ डॉक्टर अब्बा के हाथ में पकड़ाया कि देखो इसे क्या हो रहा है। इसे क्या हो रहा है? इसे क्या हो गया है? इसे क्या हो गया है? वो नहीं बोले उनका उनकी मोहब्बत, उनको हम बाबा कहते थे ना। हाँ, लोग उनको ताया कहते थे या चचा कहते थे या मैं मामू बड़े मामू कहते कहता था थे, उनको। बड़े मामू कहते थे। जी, जी। लेकिन हमारे लिए बाबा थे। हाँ। हमें हमें अब्बू ने, अम्मी ने जो है वो ये नहीं कहा कि ये तुम्हारे बड़े ताया हैं। उन्होंने कहा ये बाबा हैं। यानी अच्छा, जो आपने शुरू में ज़िक्र किया वो माहौल ऐसा था कि छुट्टियाँ हमेशा रिश्तेदारों के घर गुज़रती थी। हाँ। तो वो भी कुछ मतलब उस ज़माने में ऐसी कोई मेरा ख़्याल है फ़ॉर्मेलिटी नहीं होती थी, कोई मेहमान आ गया तो क्या करें? पिज़्ज़ा मँगवाएँ, क्या मँगवाएँ? जो कुछ घर में है सब मिलके बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो वो घर वाली बात होती थी ये, मेहमान का तसव्वुर नहीं था। मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ना वो ना हमें हमारे रिश्तेदार मेहमान समझते थे, ना हम अपने आप को मेहमान समझते थे। किसी ने म सिलबट्टा म पे संभाला। मज़े की बात तो ये है कि जो घर के अंदर आया, जैसे अब हम लड़कियाँ होते थे, तो हाँ। अब हम लड़कियाँ आए, किसी घर के अंदर आए, तो हमारा जो दूसरा ठिकाना होता था, वो किचन होता था। तो वो घर वाले तो आराम में बैठाते थे। फिर वो जो लड़कियाँ होती थी, वो खुद ही हर काम कर रही होती थी ना। कोई और चटनी पीस रही है, कोई कोई दाल पकाने में लगी है। एग्ज़ैक्टली कोई रोटी डाल रही है, कोई दाल बना रही है, कोई सालन भून रही है, कोई चटनी बना रही है, कोई मतलब वो सलाद बना रही है। एक्सटेंडेड फैमिली नहीं थी बल्कि वो पार्ट ऑफ फैमिली थी। नहीं, मैं यही तो आपसे मैं कह रही हूँ कि ना प्रायोरिटीज़ की बात थी। कि हुँ। आपके लिए आपके ख़ानदान ने, आपके बड़ों ने आपको क्या सिखाया है। और हुँ। ये वो चीज़ है जो जिसको हम कहते हैं कि मिसिंग लिंक,
एक जनरेशन से दूसरी से तीसरी जनरेशन में प्रायोरिटी सेट करने की बात है। अगर आपने अपनी औलादों को, अपनी आने वाली नस्लों को ये बताया हुआ है कि आपकी प्रायोरिटी पैसा कमाना है, तो उनके लिए हर चीज़ सानवी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी औलाद को और अपने ख़ानदान की पूरी एक, वो कहते हैं ना, क्यूमुलेटिव। तो ऐसे बात हो रही थी डॉक्टर अब्बा की और बाबा की, और भी एक शेख हमारे उस ख़ानदान में, आपके चचाओं में, तायाओं में बड़े अजीब-ओ-गरीब से लोग थे। ज़करिया मामू याद है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि मैंने अगर किसी को इल्म से इश्क करते हुए देखा ना, तो वो ज़करिया चचा थे। और उनके पास बैठ के शफ़क़त तो एक ये लाज़मी जुज़ होता था, लेकिन अगर सीखने वाला हो तो सीख कर भी बहुत कुछ सही। जाता था। चचा का ये था कि चचा का आखिर में जब उनका कैंसर का हो गया था, तो बस मुझसे उनकी तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त होती थी। वो जिस तकलीफ़ से वो नबरदाज़ थे। फुप्पू है मेरी, मैं यानी कि वो शायद कम लोगों ने अपनी फुप्पुओं का इतना ऐसा ज़िक्र किया होगा। मेरी बड़ी फुप्पू और छोटी फुप्पू, कुतबन फुप्पू और बिल्किस फुप्पू। छोटी फुप्पू वहाँ रहती थी, क्या नाम है, लियाकत मार्केट के करीब उनके छोटे से घर में। मुझे आज तक उनकी हाथ की बनाई हुई वो छोटी-छोटी मछली, अच्छा। आप यकीन करें मैंने उस जैसी मछली आज तक नहीं खाई है। अच्छा, आजकल तो पता नहीं यहाँ एक लफ्ज़ फुप्पू बड़ा तंज़िया बन गया है हाँ। कि जो सोशल मीडिया वगैरह में सबसे ज़्यादा मज़ाक फुप्पू का उड़ता है। लेकिन मैं देखा हूँ कि फूफी-भतीजी का और भतीजे का जो रिश्ता था और जितनी बॉन्डिंग थी और जितनी मोहब्बत थी, मतलब बेटी-सेठी कोई चीज़ नहीं थी वो। नहीं, मैं आपको बताऊँ, पप्पू जो ये लोग इस तरह से सोशल मीडिया पे ये बात बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है कि उनके वालिदैन ने या उनके ख़ानदान के अंदर तरबियत का क्या लेवल है। भाई हमारे ख़ानदान के अंदर तो पप्पू एक अटमोस्ट बिल्कुल सुप्रीम इज़्ज़त वाली खातून थी। और वो खातून जिन्होंने पूरे घर को यूँ करके अपनी मुट्ठी में रखा हुआ होता था। भाई सारे भाई थे ना, उन सारे भाइयों को अगर कुछ जोड़ के, वैसे तो सब में मोहब्बत बेतहाशा थी, लेकिन अगर वो जोड़ के, बांध के, वो कहते हैं ना, गूंद के रखने वाली जो थी, वो पप्पू थी। जी। वो बड़ी पप्पू थी, वो छोटी पप्पू थी। जी। वो और हम, मुझे तो याद है, मुझे तो खाना पकाना जो है वो, अगर किसी ने, वो कहते हैं ना, अच्छा खाना पकाना अगर मुझे किसी ने सिखाया तो वो छोटी पप्पू थी। वो आके, मैं आज हलीम बनाती हूँ तो वो पूरा जो है वो खानदान या पूरा मोहल्ला तारीफ करता है, तो वो पप्पू ने मुझे बनानी सिखाई। ऐसा नहीं है कि जो है वो पप्पू को के नाम को अब अगर किसी ने खराब किया, तो मेरे ख्याल से वो उसको फिर रिश्तों की तमीज नहीं है। और कम से कम मैंने तो अपने होश में यही देखा, अपने घर में देखा, अपनी जाने वाले नहीं, असल में ये कहने को तो आप एक छोटी सी बात करके गुजर जाते हैं कि सोशल मीडिया पे, लेकिन इसका इम्पैक्ट आने वाली नस्लों पे क्या पड़ेगा ये आप भूल जाते हैं। जब कोई ये लिख रहा है कि पप्पू के ऊपर कोई मजाक बना रहा है, वो ये भूल रहा है कि भाई उसके बच्चों की भी, यानी कि उसकी बहन, उसके बच्चों की भी तो फूफी होगी। बिल्कुल, और क्या, ठीक है ना। तो इन रिटर्न वो अपने बच्चों को ये बता रहा है कि मेरी बहन जो है वो गलत है। ठीक, यही आप ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर इसी को आप कट लगा दें, आज आप अपने खानदान की जोड़ने की बात करें, आप उनकी मोहब्बत की बात करें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की बात जो है वो आगे चल सकती है। क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ना तस्नीम भाई, और वो ये है कि निगेटिविटी को और एंगर को आपका दिमाग ज्यादा एब्जॉर्ब करता है बनिस्बत अच्छी बात के। मतलब ये तो एक फैक्ट है जो बाकायदा एलॉगरिथम वगैरह से एस्टेब्लिश हो चुकी है, जो फेसबुक वगैरह को बताना है कि जो हेट बेस्ड पे फेक न्यूज़ होती हैं, वो 6 गुना ज़्यादा पॉपुलर होती है ट्रू न्यूज़ से। ऐसा ही है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और इसके ऊपर तो पूरा काम हुआ है ना। इस पे हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ ट्रैप हो रहे हैं, हम कहाँ दलदल में जा रही है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि इसको कौन-कौन कहाँ-कहाँ कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। इससे कंट्रीज जो हैं वो अभी, अब जैसे इन हालात में आप देख लें, अभी आप जैसे इंडिया पाकिस्तान का ये जो भी फियास्को हुआ,
इसके अंदर फेक न्यूज का क्या लेवल था, सही बात है। ठीक है ना। और लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो क्लियर होकर होता चला गया। थोड़ा सा अगर हम पीछे फिर भी खानदान की यादें ताज़ा करें, आपने पापोश की बात की, उषा खाला और यूनुस खालू आपको याद है? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो तो मोहब्बती का लेवल ही कुछ और था। मुझे याद है भाई, मैंने आपको बताया ना मेरी पैदाइश जो है वो पापोश की है, तो बुशरा पप्पू का घर जो है वो हमारा ही घर था। अम्मी ब्याह के उसी घर के अंदर अंदर आई थी, और दादी को मैंने पहली दफा जो है वो उस घर में देखा। जब दादी आई थी तो दादी को मैंने पहली दफा वहां देखा, और उस घर से मोहब्बत का ये लेवल था तसीम भाई कि अभी जब वो घर बिक रहा था तो मैं किसी वजह से वहां गई थी, तो मुझे आलिया मिली थी या कौन मिला था, तो मुझे पता चला कि ये घर जो है वो बिक रहा है अब उसका। तसीम भाई मैं वहां पर फुट फुट कर रोने लग गई थी, एज इफ जैसे पता नहीं मुझसे कौन सी ऐसी चीज जो है वो याद की छीन ली गई ना। जैसे जैसे अम्मी अब्बू का खत्म हो जाना, जैसे बुशरा पप्पू का, चचा का खत्म हो जाना, डॉक्टर अब्बा का खत्म हो जाना, बिल्कुल वही फिर वो फीलिंग। आपके बाबा भी तो उसी घर में रहते थे? मैं यही कह रही हूँ, बाबा उसी घर में रहते थे। नहीं, उस घर के साथ तो इतनी यादें थी ना, और इतनी मोहब्बत वाली यादें थी ना तस्लीम भाई, कि ऐसा लगता था कि वो हमारे हमारे कहते हैं ना, हमारे रूह में घुला हुआ घर था। तो चचा बेतहाशा मोहब्बत करने वाले, उससे ज्यादा बुशरा पप्पू मोहब्बत करने वाली, और हर एक से हर एक से इररिस्पेक्टिव। मैंने उनके माथे पर अपनी जितनी जिंदगी मेरी उनके साथ रही, मैंने उनके माथे पे बल आते हुए नहीं देखा, मुस्कुराते हुए चाहे कैसी सूरत हाल हो, बस एक जुमला कहती अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। ये बड़ी साबे बड़ी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये ना कि मैं एक चीज जो मैंने अपने खानदान में बहुत कॉमन देखी थी चचाओं में अपनी ज्यादा, वो था इल्म से शगफ। हाँ, इररिस्पेक्टिव, ऊपर से लेकर नीचे, दाएं से लेकर बाएं तक। और क्या नाम है, मुझे याद है अब्बू ने एक दफा मुझे बताया था कि बाबा जो थे, यानी कि आप रिस्पेक्ट की बात मैं बता रही हूँ कि कैसा क्या रिस्पेक्ट का लेवल था अब्बू और बाबा के दरम्यान में। अब्बू को जॉब मिली सुई गैस के अंदर। जी जी। बाबा वहां पे जॉब करते थे, तो बाबा का जो स्केल था वो नीचे था। तो अब्बू ने जाके, जब अब्बू की जॉब का वो हुआ और अब्बू की जॉब का ऑफर हुआ, तो अब्बू ने जाके मना किया। अब्बू ने कहा मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा तुम पागल हो कि तुम जॉब नहीं कर पा रहे हो? कि उन्होंने कहा नहीं, वहां पर मेरे बड़े भाई हैं, वो नीचे स्केल के अंदर है, मैं उस इदारे में नहीं काम कर सकूंगा। तो फिर हम बहुत छोटे थे, नाज़िमाबाद में थे। आई रिमेम्बर देन बाबा केम ओवर, और बाबा ने कहा तुम क्या कर रहे हो, ये तुम ये करो ना, क्योंकि अब्बू कहते थे कि बाबा ने शादी नहीं की जी जी जी, हम जी जी हम भाई बहनों की वजह से, जी, बिल्कुल। इसलिए हम बाबा कहते थे। ये तो नहीं मालूम है कि सारे भाई बहन इसीलिए एहतराम करते थे कि उनको अच्छी तरह से मालूम था कि उन्होंने शादी ही नहीं की ताकि मैं सबको तरबियत कर सकूँ, तरबियत कर सके, उनको संभाल सके, उनको चला सके। हम्म। कितनी बड़ी कुर्बानी है। आज के दौर में तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ यादें आपकी मोहम्मद अहमद से? बिल्कुल, क्यों नहीं। मोहम्मद अहमद चचा का तो ऐसा है कि उनके साथ मोहब्बत के साथ हंसी मजाक का भी बहुत खुशमिजाज इंसान थे। और उनके घर में भी जो है हमारा मुस्तकिल ही आना जाना रहता था। नज़ा अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उनके साथ आपकी ज़ौजा मोहतरमा खाला जी के साथ, शाह भाई वगैरह, इन लोगों के साथ तो बिल्कुल दोस्ताना। मैं कह रही हूँ ना तस्लीम भाई, आप जब ये पूछ रहे हैं ना कि वो याद है या ये याद है, ये तो कहते ना, ये पूरा खानदान ये ऐसा है जैसे आपके लहू में आपके साथ दौड़ता है ना। इसमें से आप ये पिक कर लें कि इसके बारे में कोई, तो वो अजीब सी एक फीलिंग होती है
यार ये तो जो है वो आपके जिस्म और आपके रूह का सही हिस्सा बात है। जी और बिल्कुल उसके बारे में बात करें तो मोहम्मद अहमद चचा के साथ बड़ा मोहब्बत वाला मुझे याद है। मेरी जो सबसे छोटी वाली बेटी है, हाँ अहमद चचा हमारे घर आए थे मॉडल कॉलोनी के अंदर। तो सब बातें कर रहे थे, अब्बू अम्मी चचा बातें कर रहे थे। वो मेरी छोटी वाली आई, वो पेपर पे ना 100 रुपया 100 100 रुपया और इस तरीके से करके वो आती और चचा के हाथ पे रखती जाती। थोड़ी देर के बाद वापस आई, वापस आकर कहती है कि मेरे पैसे मुझे वापस करें। अच्छा उन्होंने जो रखा था वो दे दिया, कहने लगे ये वाले थोड़े से असली वाले थे। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत खतरनाक किस्म की बात है उन्होंने। तो मोहम्मद अहमद चचा के साथ तो बहुत बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाले चच्ची खुसूसन जो दूसरी चच्ची आई वो, उन्होंने भी, मैं कहती हूँ आफरीन है उन पर भी। उन्होंने भी कभी रत्ती बराबर भी जो है वो गैरियत का एहसास नहीं होने दिया। एक अजीब सी बात है कि जब उनका इंतकाल हुआ वानी का, और कुछ ख़ानदान की जो ख़वातीन थीं, तो उन्होंने जब उनकी दिलासा दिलाया अज़ाला वगैरह को और कहा कि दूसरी बार तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ है, तो महल्ले में काफ़ी लोग सरप्राइज़ थे कि अच्छा इनकी कोई पहली भी वालदा ऐसा ही थी? है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने तो, मैं कहती तो नहीं हूँ कि उन पर भी आफरीन है ना, उन्होंने भी मोहब्बत में, अपनायत में कोई हद नहीं छोड़ी और किसी लम्हे उन्होंने महल्ले में किसी को नहीं मालूम था कि इनकी सौतेली माँ है। हाँ, नहीं ये आफरीन है, आफरीन है। अच्छा, ये सारे कुछ अगर आप देखें ना तो अ, खानदान में अगर पीछे भी चले जाएं, जैसे अब्बू ये बताते हैं कि जब क्या नाम है, जब डॉक्टर अब्बा की शादी हुई थी, ठीक है ना, और वहाँ हुई थी उनकी शादी, तो हिंदुस्तान में हुई थी। तो कहते हैं हमें नहीं पता था कि हमारी कोई सौतेली बहन भी है। अच्छा हमें नहीं पता था कि हमारी कोई सौतेली बहन भी है, उज़ैरा पप्पी जो है, हाँ 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 कासमा अपा की जो हाँ अम्मी, हमें नहीं पता था। लेकिन वो पहला मौका था किसी खातून के मुंह से निकला तो हमें पता चला कि अरे, वरना वो कहते हैं, वरना कहते थे कि ना खानदान में कभी किसी ने उस बारे में कभी बात की, ना उन्होंने अपने किसी रवैये से ये जाहिर किया। और हमें भी अब्बू ने, जब वो पहली दफा पाकिस्तान आई थी, अब्बू हमें मिलाने के लिए लेकर गए थे मक्की आपा के घर पर, जब वो आई थी तो जब मिलाने के लिए गए थे तो अब्बू ने हमें यही बताया था कि ये जो है ये खुदबू पप्पू से बड़ी पप्पू है। अच्छा हाँ, और उसके बाद बहुत अरसे के बाद कहीं बात निकली तो किसी ने कहा कि हाँ वो तो जो है वो क्या नाम है तुम्हारे अब्बू की सौतेली बहन है। मैंने कहा है, अच्छा। हम भागे हुए अब्बू के पास, मैंने कहा अब्बू वो तो वहां पर तो वो एक खातून है, वो ये वाली बात कर रही है। तो अब्बू ने थोड़ी देर सर झुकाया और सर झुका के कहा कि बेटे, कहने वालों को तो कहने दो, हमें भी जो है वो बहुत बड़े अरसे के बाद पता चला था। लेकिन इन चीजों से उनको फर्क पड़ता है जी जी जिनके अंदर जो है वो दिमागों में खन्नास कहीं जी पर जी घुसा हुआ होता है, जी और जिनके दिल और दिमाग जो है वो एक जगह मुतमईन और ठहरे हुए और जी मुस्तहकम होते हैं, हाँ उनको इन चीजों से नहीं फर्क पड़ता। जी हाँ, तो बड़ी बातें हैं। अच्छा थोड़ा सा अपने अम्मी के बारे में बताया, अपनी काफ़ी मैंने बताया, ताकि अब्बू की बातें याद करें थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल। हाँ बस इसाक मामू की। हाँ, अब्बू अब्बू बहुत अच्छे दोस्त थे। अब्बू ने, जैसे अमूमन लोगों के ज़हनों में ये होता है कि उन्होंने हमें किसी चीज़ के लिए कभी मजबूर किया या कोई ऐसा काम करने के लिए कि भैया कोई, जैसे अब्बू जमात इस्लामी से आए थे, आपका ताल्लुक को पता है, तो कब किसी का ये होता है कि हमें कहा कि भाई इसमें जाओ, नहीं। अब्बू हमेशा, हमें याद था हमारी छुट्टियाँ होती थी ना, तो अब्बू इतनी सारी कहानियों की किताबें लेकर आ जाते थे, अच्छा ठीक है। और वो कहानियों की किताब, अच्छा उसके अंदर फिर जैसे जैसे वो हम बड़े होते गए उसमें फिर फ़िक़्ह शामिल होता गया, उसमें और चीज़ें शामिल होती। फिर अब्बू वो दे दिया करते थे हमें और कहते थे कि ये 15 दिन के बाद इनमें से कोई भी 2 से 3 किताबें तुम ले लो, उस जो तुम चाहो उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। उसका नतीजा ये निकलता था कि वो सारी किताबें, वो बड़ी ज़बरदस्त यूसुफ इस्लाही साहब की हाँ लिखी हुई हाँ किताबें होती थी।
वो कहानियों के तौर पे लिखी हुई होती थी, बड़ी ज़बरदस्त होती थी। हाँ, इस तरीके से अब्बू ने हमें पाला, सही। सही और गलत मतलब सोचने का सलीका दिया, फैसला इम्पोज़ नहीं किया। कभी भी नहीं। हाँ। उड़ने के लिए खुला आसमान, हुँ, बस ये बता दिया, ये तुमने खुद पढ़ लिया है, ये हमने तुम्हें बताया नहीं है, हुँ, ये हुँ। तुमने खुद जाँच लिया है, देख लिया है, तो अब इसके बाद ये खुला हुआ आसमान है तुम्हारे लिए। चलिए इसको कभी मैं भी ख़ैर थोड़ा-सा इसको भी रोकते हैं, फिर अगली बाकी हिस्से में हाँ, हाँ।